Hello students. So today we are going to start with the topic of optical isomers. It is a very important topic of organic chemistry. बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स के भी आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स यूज होते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑर्गेनिक के काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना. ऑप्टिकल आइसोमर्स में पहले मैं स्टार्ट करता हूं वर्ड आइसोमर्स के साथ. किसके साथ स्टार्ट करते हैं जी? आइसोमर्स. हमने पढ़ा हुआ आइसोमर्स पहले. अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं, ठीक है जी, अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं बेटा, तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स, ठीक है जी, different compounds having same molecular formula. जिन डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं. जब मैं कह रहा हूं कंपाउंड्स डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मेरा वहां पे कंपाउंड्स डिफरेंट होने का मतलब क्या है? अब डिफरेंट कंपाउंड या तो किस कारण हो सकता है जी? डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण. ठीक है जी, या किसके कारण हो सकता है जी? डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण. या फिर डिफरेंट कंपाउंड हो सकता है डिफरेंट 3D अरेंजमेंट के कारण. मैंने आपको पहले ये वर्ड समझाया हुआ है कि स्ट्रक्चर वर्ड और 3D अरेंजमेंट वर्ड क्या होता है. मैं क्लैरिफाई कर देता हूं. लेट मी क्लैरिफाई. स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है? कनेक्टिविटी को. और इसके तो नाम में ही है जी, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट को. अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन को. जब डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोला करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ये वाले आइसोमर्स हम बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना. सो ये बहुत इजी आइसोमर्स थे जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. वो आइसोमर्स जिनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है. नाउ कमिंग बैक, व्हाट आर आइसोमर्स? अगर हम बात करें आइसोमर्स क्या है जी? आइसोमर्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम. और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट. या फिर क्या डिफरेंट है? 3D अरेंजमेंट. यहां पे क्लैरिटी. जब 3D अरेंजमेंट डिफरेंट की बात हो रही है, ये तब होती है जी सेम स्ट्रक्चर. हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम था, यानी पहले तो हम स्ट्रक्चर को ही कंपेयर करेंगे. अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट निकला तो बात वहीं खत्म. कौन से आइसोमर्स हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. लेकिन अगर स्ट्रक्चर सेम निकला, फिर हमने 3D अरेंजमेंट चेक करा और अगर 3D अरेंजमेंट डिफरेंट आ गया, फिर हमने उसको बोल दिया जी क्या? फिर हमने उनको नाम दिया जी कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स. ये सब हम पहले कर चुके हैं. ऑप्टिकल आइसोमर्स शुरू करने से पहले एक बार रिकॉल कराना जरूरी था. वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट. आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, है ना जी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, बट या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है या फिर 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है. 3D अरेंजमेंट हम चेक ही तब करते हैं जब स्ट्रक्चर क्या हो? सेम. यानी स्टीरियो आइसोमर्स में सेम स्ट्रक्चर होता है. ये भी अपने माइंड को क्लैरिटी से दिमाग में डाल के रखो जी. स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम. जूनियर क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. But they are not the isomers. They are a particular type of isomers. Which kind of isomers? Structural isomers. ये आपने क्लास 10 से पढ़ने शुरू कर दिए थे. तब आप इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ना बोल के सिर्फ आइसोमर्स बोलते थे. मतलब तब ये वाले आइसोमर्स को कराते ही नहीं थे. हम सिर्फ कहते थे आइसोमर्स होते ही ये वाले. बट अब क्लैरिटी से बता रहे हैं ये तो आइसोमर्स होते ही होते हैं, ये भी होते हैं. यानी कुछ ऐसे आइसोमर्स भी होते हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम. ऐसे आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स. ऐसे आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं जी?
स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में फिर डिफरेंट क्या होता है, 3D अरेंजमेंट। और जो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इन स्टीरियो आइसोमर्स में आगे दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। एक हुआ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे हुआ करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है जी, एक हुआ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरे हुआ करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये हमने ऑलरेडी करे हुए हैं जी। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है जी, क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, लेकिन एक बार बता रहे हैं जी ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स कम अंडर स्टीरियो आइसोमर्स। दैट मींस ऑप्टिकल आइसोमर्स आर particular type of stereoisomers, यानी stereoisomers are particular type of isomers। तो उसके अंदर स्टीरियो है, आइसोमर्स के अंदर स्टीरियोआइसोमर्स है, स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज कवर करना है। क्लियर है बेटा बात। नाउ मैं आपको एक क्लैरिटी के लिए एक बार क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट से मेरा डिफरेंस क्या है। मेरे हाथ में मार्कर्स देखना जी, मेरे हाथ में मार्कर देखो जी। मेरे हाथ में इस टाइम दो ब्लैक मार्कर्स हैं और एक रेड मार्कर है। अब ध्यान से देखना जी, अगर मैं नोटिस करूं कि मैं इन तीनों मार्कर्स को यूज करके अलग अलग चीजें बना बना के दिखाता हूं इन तीनों मार्कर से। सबसे पहले अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूं, रेड को मैं आर बोल देता हूं, ब्लैक को मैं बी बोल देता हूं। तो कितने ब्लैक मार्कर्स हैं, दो, तो B2। और कितने रेड मार्कर्स हैं, 1, तो R1। तो जो भी मर्जी मैं इन तीनों मार्कर से बनाऊं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B2R1 ही रहने वाला है। चाहे उसको आप B2R1 बोल दो, चाहे उसको आप R1B2 बोल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है। अब ध्यान से देखना जी, मैंने क्या करा, मैंने रेड मार्कर को बीच में रखा और उसके साइडों पे ब्लैक मार्कर्स अटैच कर दिए। नाउ यू टेल मी वेरी केयरफुली, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला ब्लैक मार्कर वो कितने मार्कर से और जुड़ा है, सिर्फ एक से। ब्लैक वाला मार्कर चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला सिर्फ रेड से जुड़ा है, और रेड वाला किससे जुड़ा हुआ है, दोनों ब्लैक से। यहां तक बात समझ आ रही है। तो ये कनेक्टिविटी है, ब्लैक रेड ब्लैक, दैट इज द कनेक्टिविटी। अब ध्यान से देखना जी, अब अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था दोबारा बताओ, B2, दो ब्लैक और एक रेड, B2R1। और कनेक्टिविटी क्या है, BRB। अब एक ध्यान से बात सीखना जी, मैं इस ब्लैक को नीचे ले जाता हूं, इस रेड को ऊपर ले जाता हूं। जब रेड नीचे था तो रेड कितने ब्लैक से जुड़ा हुआ था, बोथ ब्लैक से। लेकिन जब ब्लैक को नीचे में किया और रेड को ऊपर ले गए, अब रेड कितने ब्लैक से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक ब्लैक से। लेकिन सेंटर वाला ब्लैक किससे किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ रेड से या रेड और ब्लैक से भी, रेड और ब्लैक से भी। तो अब इसका कनेक्टिविटी क्या हो गया, BBR। अब कनेक्टिविटी चेंज होगी जी, क्या चेंज होगी, कनेक्टिविटी। रेड को जब मैंने बीच में रखा, ब्लैक को साइड पे रखा दोनों पे, और एक बार ब्लैक बीच में करके रेड को साइड पे कर दिया, दोनों टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही था, B2R1, है ना। अभी भी दो ही ब्लैक मार्कर्स हैं, एक ही रेड मार्कर है, दोनों टाइम्स इट इज B2R1, बट नाउ द कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। कौन किससे कनेक्टेड है वो चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होना, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होना। यानी ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ओके, नाउ कमिंग टू द अरेंजमेंट पार्ट। नाउ यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, रेड वाला जो मार्कर है बोथ ब्लैक से जुड़ा हुआ है, और बोथ ब्लैक मार्कर्स इन 3 डायमेंशन आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स और पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। दीज टू आर पॉइंटिंग अपवर्ड्स। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना देता हूं। नाउ सी दिस, व्हाट अबाउट द कनेक्टिविटी, स्टिल द कनेक्टिविटी इज BRB, बट थोड़ा सा मॉलिक्यूल में चेंज आ गया। एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, कुछ तो फर्क है, तो कुछ तो फर्क है, लेकिन जो भी वो फर्क है वो कनेक्टिविटी का फर्क नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम माना जाएगा, चीज अलग है बट स्ट्रक्चर सेम है। क्यों, BRB और अभी भी क्या है, BRB, तो कनेक्टिविटी सेम है। अभी भी वही रेड मार्कर दोनों ब्लैक मार्कर से जुड़ा है। तो अब फर्क किसका है, अरेंजमेंट का। वो कैसे, यहाँ पे दोनों ब्लैक मार्कर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है कि सेम डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस। और यहाँ पे दोनों मार्कर्स ब्लैक वाले वो कौन सी डायरेक्शंस में थे, सेम डायरेक्शंस। तो ये डिफरेंस था, ये सेम डायरेक्शंस एक अरेंजमेंट, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस एक और अरेंजमेंट, लेकिन स्ट्रक्चर इन दोनों अरेंजमेंट्स का क्या था, सेम। तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये कौन से आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स।
सो मैंने क्लैरिटी दी क्या जी, आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं या क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का। स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फर्क किस चीज का आ जाता है, डिफरेंट हो जाता है जी, 3D अरेंजमेंट। और उसी में एक पर्टिकुलर टाइप है क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो काम करेंगे इसमें हम पॉइंट्स बना बना के करेंगे, ठीक है जी। वी विल मेक मेनी पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे जी क्या होता है क्या नहीं होता जी। लो जी, लेट मी टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं ऐसे बात कर लेता हूं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक टर्म है उसका नाम है जी क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको अंडरस्टैंड करके आगे चलेंगे जी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नथिंग बट इट इज ability to rotate plane of plane polarized light। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोल दिया करूंगा, ठीक है जी। ability to rotate plane of plane polarized light। बहुत बार शॉर्ट में पता है क्या बोला करेंगे, ability to rotate light, that's it। शॉर्ट में ऐसे बोल दिया करेंगे, कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो लाइट को रोटेट कर सकती है कि नहीं, उसको उसकी क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब लाइट को रोटेट करना है लेकिन वो लाइट स्पेशल तरह की लाइट है, उस लाइट को हमने नाम क्या दिया है, दैट लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, दोबारा, optical activity is the ability of any substance to rotate what, plane polarized light। अब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या लाइट है जी, ये क्या खास बात है, इसको ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं जी, ये स्पेशल लाइट है क्या, लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन। लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन। अच्छा, आपको ये तो पता है लाइट इज अ वेव, है ना जी। लाइट एक वेव है तो लाइट में क्या होती हैं, ऑसिलेशंस। लेकिन नॉर्मल लाइट के अंदर जो ऑसिलेशंस होती हैं वो बहुत ही रैंडम प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। क्लैरिफाई करते हैं जी, नॉर्मल लाइट जो होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। क्या जी, नॉर्मल लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट। उसको शॉर्ट में मैं यूपीएल बोल दिया करूंगा। पीपीएल क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यूपीएल क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या फर्क है जी, इस अनपोलराइज्ड लाइट में लाइट हैविंग ऑसिलेशंस, ठीक है जी, इन मैनी प्लेन्स। जिस लाइट के अंदर ऑसिलेशंस बहुत सारे प्लेन्स में होती हैं, और नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मल लाइट पीपीएल नहीं होती, नॉर्मल लाइट यूपीएल होती है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वहां से क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसे दिखाना मतलब कौन सी लाइट की बात करना, यूपीएल। यूपीएल क्या था, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये जितने सारे मैंने डबल पॉइंटेड एरोज ये बनाए हैं, ये क्या दिखाए हैं, हर लाइन वाला एरो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं लाइट की। मतलब मैं ये कह रहा हूं इस प्लेन के अंदर भी ऑसिलेशंस हैं, इस प्लेन के अंदर भी ऐसे जा रहा होगा प्लेन, ऑसिलेशंस हैं, इसके अंदर भी ऑसिलेशंस हैं, इसके अंदर भी ऑसिलेशंस हैं। सो बहुत सारे प्लेन्स हैं जिसके अंदर लाइट की ऑसिलेशंस प्रेजेंट हैं। नॉर्मली लाइट ऐसी होती है, इसको बोलते हैं क्या, अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ फिर ये क्या है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। समझ रहे हो जी बात। अब इसमें केवल एक लाइन रह गई, एक लाइन का मतलब केवल एक प्लेन रह गया जी, एक प्लेन। इसमें क्या थे, मेनी प्लेन्स।
जिसके अंदर ऑसिलेशंस केवल एक ही प्लेन में हो दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और जिसके अंदर ऑसिलेशंस बहुत सारे प्लेन में हो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनपोलराइज्ड लाइट। और नॉर्मली लाइट अनपोलराइज्ड होती है, और ये मैंने उनकी रिप्रेजेंटेशंस दिखा दी। ओके, नाउ अब ऐसी लाइट को जो रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर दे, उस एबिलिटी का नाम है क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहली टर्म हमने जो करी वो ये है जी, क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है जी बात। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के आगे चलते हैं जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी से आगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी बता दिया, रोटेट करने को बोलते हैं। अब इसको चेक कैसे करते हैं, हाउ डू वी चेक कि भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है। नो, इसमें क्लैरिटी के लिए आए जी, क्या, सब्सटेंस रोटेटिंग पीपीएल को बोलते हैं जी ऑप्टिकली एक्टिव। शॉर्ट में उसको मैं ओए बोल दिया करूंगा जी। क्या बोल दिया करूंगा, ओए, ओए ओए, सॉरी, ओए ओए। ठीक है जी। सब्सटेंस रोटेटिंग पीपीएल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और सब्सटेंस नॉट रोटेटिंग PPL will be called as optically inactive substance, शॉर्ट में बोल दिया करूंगा OIA। ठीक है जी। लाइट को घुमाने की, रोटेट करने की एबिलिटी का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो सब्सटेंस लाइट को एक्चुअल में घुमाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस लाइट को नहीं घुमा पाता दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। अब इसके अंदर अंदर और टर्म्स देखते हैं जी, क्या है जी। पहली टर्म के अंदर ही एक और टर्म आई पीपीएल एंड यूपीएल, वो भी हमने समझ ली क्या है क्या नहीं। अब हम नोट करते हैं जी कि जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसको हम चेक कैसे करते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है भी या नहीं, वो लाइट को घुमा भी पा रहा है कि नहीं घुमा रहा, उसको हम चेक कैसे करते हैं, हाउ डू वी चेक। लो जी, सेकंड पॉइंट करते हैं जी हम। ठीक है, दोबारा से। जो सब्सटेंस लाइट को घुमा पाया उसको बोल दिया करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो लाइट को नहीं घुमा पाएगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। हर सब्सटेंस लाइट को घुमा पाए ये जरूरी नहीं होता। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे आ गए जी। सेकंड पॉइंट, चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है जी। हाउ डू वी चेक या मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, अब जब भी हम कह रहे हैं कि घुमाने की बात हो रही है ना, एबिलिटी टू रोटेट की बात हो रही है, बिल्कुल, तो कोई ना कोई एंगल आएगा ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का, है ना जी। क्या आएगा, कोई एंगल। चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी या एंगल ऑफ रोटेशन थीटा। ठीक है, चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी या एंगल ऑफ रोटेशन थीटा कैसे चेक करते हैं जी, एक्सपेरिमेंटली। लो जी, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले नॉर्मल लाइट से स्टार्ट करते हैं। जो लाइट नॉर्मल हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है, यूपीएल है, नॉर्मल लाइट। लेट अस से हमारे पास स्टार्ट करने, हमने स्टार्ट किया ऐसे, हमने ऐसे एक लाइट ली विच वाज व्हाट, इस तरह की लाइट। कौन सी लाइट थी, यूपीएल। इस लाइट को हमने मूव कराया, ठीक है जी, एक सब्सटेंस के अंदर। ये सब्सटेंस क्या है, ये निकोल बाइप्रिज्म है। क्या है बेटा, निकोल बाइप्रिज्म। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पोलराइजर। ये एक पोलराइजर है। पोलराइजर का काम क्या है जी, कन्वर्ट्स किसको, यूपीएल टू पीपीएल। ये अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करेगा। यानी जब यहां से लाइट निकलेगी, है ना,
तो पहले जो आप देख रहे हो जी, ये यूपीएल थी, दिस वाज यूपीएल। यूपीएल गई बायप्रिज्म में, बायप्रिज्म से निकली, निकल के आपको दिखने पता कैसे लगी, ऐसे। तो क्या ख्याल है जी, लाइट गई यहां से, निकली, निकल के आपको ऐसी दिखी। तो अब बोलो जी, अब ये यूपीएल से क्या बन चुकी है, पीपीएल। तो पोलराइजर का एक एग्जांपल है निकोल बायप्रिज्म। इसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये सारी ऑसिलेशंस को रोक देता है, केवल एक प्लेन की ऑसिलेशंस को पास होने देता है। बायप्रिज्म के अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऐसी होती है, दोबारा क्या करता है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऐसी होती है कि ये हर एक ऑसिलेशन को रोक के केवल एक प्लेन की ऑसिलेशन को आगे जाने देता है। तो उससे फिर बन क्या जाती है, पीपीएल। अब जो ये पीपीएल बन गई, इसको आगे पास करते हैं सब्सटेंस में से, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस में से पास कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है जी, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की एक्टिविटी आप चेक करना चाहते हो, उस सब्सटेंस का सोल्यूशन बना के आपने इस वेसल के अंदर डाला हुआ है। तो जब लाइट गई, यहां एंटर करी, यहां से जब बाहर निकली, तो कैसे पाई गई, देखा गया वो ऐसी हो चुकी है। कमाल हो गया जी। दोबारा, लाइट जब एंटर कर रही थी तो ऐसी थी, पीपीएल ऐसी थी। जब बाहर निकल रही है तो है तो वही पीपीएल, एक एरो ही है, लेकिन अब वो घूम चुकी है जी। क्या हो चुकी है जी, वो अब घूम चुकी है। चलो ऐसे बनाए थे जी, उसको यहां होना चाहिए था वर्टिकली, लेकिन वो यहां निकली। तो कितना घूम चुकी है आप नोटिस करो, आपने उसको यहां से यहां घुमा दिया। ये रहा जी आपका एंगल ऑफ रोटेशन, कॉल्ड एज व्हाट, थीटा। यही था ना जी एंगल ऑफ रोटेशन। देखो जी, इस प्लेन को यहां होना चाहिए था, रेड से दिखा दें, इस प्लेन को यहां होना चाहिए था, जब गया अंदर यहां की बजाय यहां हो गई। तो इसका मतलब कितना एंगल से घूमी, इतने एंगल से घूमी। इसको बोल दिया जी एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को ही ऑप्टिकल रोटेशन भी बोलते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन, या क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है जी, ऑप्टिकल रोटेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन। इस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से निकल के लाइट घूम रही है। ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का। सपोज लाइट ऐसे जाती और ऐसे ही आ जाती, सपोज, यानी घूमती ना, फिर थीटा जीरो होता, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता कि इनएक्टिव होता, इनएक्टिव। अगर घुमा पाया लाइट को तो एक्टिव है, अगर लाइट को ना घुमा पाता तो क्या होता, इनएक्टिव। सीधी सी बात है जी, ये क्लियर होगी बात। अब जो सोल्यूशन आपने बीच में लिया था, जिसमें से पास करके, है ना, जिसमें से पास करके आपने इस एंगल ऑफ रोटेशन थीटा को चेक करा। एक बात क्लैरिफाई करते हैं जी, यहां पे इसकी लेंथ है कुछ, लेंथ एल। जिस भी कंटेनर में हमने उसको डाल के लिया था, उसकी हमने क्या ले ली जी, लेंथ। लेंथ क्या ले ली, एल, ठीक है जी। और इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी कुछ कंसंट्रेशन है, उसको हमने मान लिया सी। उसको हमने क्या मान लिया जी, सी। सो ये इंपॉर्टेंट है जी। जो ये सब्सटेंस है, इसका जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन सी और उसकी लेंथ एल को चेंज करने से ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा चेंज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। पहले क्लैरिफाई करें जी, जो थीटा है ना, जो एंगल है, इफ क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। वही अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, फिर उसको मानते
नेगेटिव। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या मानते हैं? नेगेटिव। क्लॉकवाइज के लिए मानते हैं जी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मानते हैं नेगेटिव। तो ये थीटा को कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव मानना है ये बताया। मतलब यहां पे चेक करो, ये मैंने अभी क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी वैल्यू आती है उसको नेगेटिव मानते हैं, ये कन्वेंशन है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब ड्यूरिंग द मेजर ऑफ दिस थीटा कुछ कन्वेंशन फिक्स्ड है जी। क्या? जो ये लेंथ है दैट इज यूज्ड इन डेसीमीटर्स। लेंथ किस में यूज करते हैं? डेसीमीटर्स में। और जो एक कंसंट्रेशन है दैट इज यूज्ड इन, लेट्स से कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन ग्राम पर ml। जब ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा को मेजर किया जाता है तो बाय कन्वेंशन लेंथ को डेसीमीटर्स में लिया जाता है और कंसंट्रेशन को ग्राम पर ml में लिया जाता है। दीज आर नॉट एसआई यूनिट्स। इन यूनिट्स के अंदर इसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड ऐसे मान के चलते हैं। अब जो ये थीटा है, जो भी एंगल ऑफ रोटेशन थीटा था, थीटा डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। थीटा डिपेंड्स ऑन व्हाट? थीटा डिपेंड्स ऑन, एक तो डिपेंड करता है जी लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड। थीटा इस पे डिपेंड करता है कि जो आपने लाइट यूज की थी उसकी वेवलेंथ क्या है। दूसरा टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है जी। ठीक है जी। तीसरा जो मैंने आपको बताया क्या? एल। और चौथा सी। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है। कौन कौन से? लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ क्या यूज करी लाइट की। दूसरा उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था। तीसरा लेंथ ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कितना है। और चौथा अपने कंसंट्रेशन कितनी ली। लेंथ लेनी है डेसीमीटर्स में और कंसंट्रेशन लेनी है ग्राम पर एमएल में। क्लियर है जी बात यहां तक? सो ये सारा कुछ करने के बाद अब इंपॉर्टेंट बात, ये तो नॉर्मली फिक्स कर दिए जाते हैं जी। दीज नॉर्मली फिक्स्ड। वो कितना? वो इतना। टेम्परेचर ले लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस और जो लैम्डा है वो यूज करते हैं जी क्या? दैट इज यूज करते हैं जी येलो लाइट ऑफ सोडियम लैंप। लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 586 नैनोमीटर्स के पास होती है। वो क्या होती है? येलो लाइट ऑफ सोडियम लैंप, ये यूज करते हैं जी। इन दोनों चीजों को यूज किया जाता है। अब जब ये नॉर्मली फिक्स ही कर दिए तो पिक्चर से बाहर निकाल दी, इसका मतलब थीटा जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है और लैम्डा सोडियम लैंप वाला यूज करते हैं। ये लिखा हो ना लिखा हो ऐसे ही मानते हैं। एक बार बता दिया, आगे से ये ब्रैकेट नहीं डाला करूंगा, डायरेक्ट थीटा लिखूंगा। अब ये थीटा दो फैक्टर्स हटा दी, दो पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? एल पे एंड सी पे। ठीक है जी, ऐसे होता है जी। वैसे चार पे डिपेंड कर रहा था, उसमें दो को नॉर्मली क्या कर देते हैं? फिक्स। अब अल्टीमेटली सिर्फ लेंथ एंड कंसंट्रेशन मेन फैक्टर रह जाते हैं जी। यानी वो दोनों डिपेंड कर रहे हैं उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर। क्लियर है जी बात? तो सब्सटेंस जब लाइट को घुमाता है तो लाइट को क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। लाइट को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। अब यहां पे भी एक चीज और बोलना रह गया था, क्या? सच सब्सटेंस कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज स्मॉल डी फॉर्म और प्लस फॉर्म, ऐसे बोलते हैं जी। कोई भी सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव है तभी लाइट को घुमाएगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है और वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं जी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म, या फिर उसको शॉर्ट में बोलते हैं प्लस फॉर्म। प्लस फॉर्म क्यों बोलते हैं पता लग गया? क्योंकि उसके एंगल की वैल्यू को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसका उल्टा, अगर कोई सब्सटेंस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, सच सब्सटेंस called
लीवोरोटेटरी, या फिर बोलते हैं उसको जी एल फॉर्म, या बोल देते हैं माइनस फॉर्म। ठीक है जी, लीवोरोटेटरी, एल फॉर्म या माइनस फॉर्म, यानी यानी जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होंगे वो इन दोनों में से कोई एक होंगे जी। ठीक है जी, दीज आर बेसिकली नथिंग बट व्हाट, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है जी, आई बात समझ। लास्ट बार हम सेकंड पॉइंट कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि भाई प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके कैसे हम ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस को चेक करें। हमने कहा जी लाइट लेके सब्सटेंस में से पास करके देख लो, सीधी सी बात है। अगर सब्सटेंस ने लाइट को घुमा दिया तो वो एक्टिव है, नहीं घुमा पाया तो इनएक्टिव है। लेकिन जब घुमाना है तो लाइट नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए। कौन सी लाइट होनी चाहिए? पीपीएल। पीपीएल क्या थी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसको बनाने के लिए पहले आप नॉर्मल लाइट को किसमें से पास करो? पोलराइजर। यूपीएल को पास करो पोलराइजर में से, बन जाएगा पीपीएल। उस पीपीएल जो स्पेशल लाइट है पास कर दो सब्सटेंस में से, चेक कर लो। अगर वो घूम गया लाइट का प्लेन, ये जो प्लेन था अगर ये घूम गया तो भैया सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं घूमा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इंपॉर्टेंट, अब अगर ये घूमा किस तरफ? अगर ये घूमा क्लॉकवाइज तो सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज तो सब्सटेंस लीवो रोटेटरी है। या डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। क्लॉकवाइज वाले एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को नेगेटिव लेते हैं। और जो ये एंगल है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से? एक, जो भी लाइट आपने यूज करी उसकी वेवलेंथ क्या है, पहला फैक्टर। टेम्परेचर क्या था जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट करा गया, दूसरा फैक्टर। तीसरा, सब्सटेंस वाले कंटेनर की लेंथ क्या है जो कि लाइट के रास्ते में आएगी। और चौथा, सब्सटेंस के सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इन चारों फैक्टर्स पे ये थीटा डिपेंड करेगा। उनमें से दो फैक्टर्स हम क्या कर देते हैं? फिक्स, इतनी इतनी वैल्यूज पे। और दो को फिक्स करके बाकी दो अभी भी वेरिएशंस हो सकती हैं। दैट मींस थीटा मेनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव था। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहां पे एक बीच में एक बात क्लैरिफाई कर दें, अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव था जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का थीटा क्या होगा? 0। मैथमेटिकली ऐसे बोल दें, जो लाइट को नहीं घुमाता यानी 0 एंगल से घुमाता है, 0 एंगल से घुमाने वाला ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। ये हो गया जी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2। पहले पॉइंट में बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी थी क्या, दूसरे पॉइंट में बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और वो मेजर कैसे होता है, और उसके अंदर टाइप्स क्या है, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये हो गया जी चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अब तीसरा फैक्टर, यहीं से तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल के आएगा। थर्ड पॉइंट लिखता हूं जी मैं। जी मैं नीचे वाला पार्ट रब नहीं करता, थर्ड पॉइंट पे आता हूं जी। थर्ड पॉइंट है, हमने ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड कर लिया जी। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं जी स्पेसिफिक रोटेशन। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक रोटेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी बाय अल्फा। अभी हम पहले करके चुके थे एंगल ऑफ रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन थीटा। अब हम कर रहे हैं क्या? स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। अभी ये क्या होता है जी? ये कुछ नहीं होता जी, दिस इज द रेशियो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू सी। दोबारा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू सी। थीटा यानी एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जी? स्पेसिफिक रोटेशन इज नथिंग बट व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन per unit length per unit concentration, that is called as what? Specific rotation. By the formula it will be represented by alpha is equal to theta upon LC. Now very important,
theta depends upon LC. As you change L or C, theta will change. But very, very important, alpha. Alpha, it is independent of L और C. ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है जी. इस फॉर्मूला में ऐसे लगता है अगर मैं L चेंज करूंगा तो अल्फा चेंज होगा, C चेंज करूंगा तो अल्फा चेंज होगा. बट क्लैरिफाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है किससे? L और C से. ऐसे कैसे? फॉर्मूला में तो नहीं नजर आ रहा. ध्यान से देखो जी, तभी नीचे वाला रब नहीं करा. थीटा चेंज कर जाता है किसके साथ? LC के साथ. ध्यान से, L चेंज किया तो थीटा चेंज किया, C चेंज किया तो थीटा चेंज किया. वो चेंज इस तरह से होता है, कंपनसेट होके अल्फा क्या रहता है? सेम. समझ गए जी बात? तो अल्फा जो कि स्पेसिफिक रोटेशन है वो लेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती. इनफैक्ट जो अल्फा है, अल्फा इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. That means a particular substance has fixed alpha value. A particular substance has fixed alpha value. ये फिक्स है जी. अगर चीज फिक्स कर दी तो अल्फा वैल्यू फिक्स कर दिया. तो अगर मैं अपना 11th का एक टॉपिक, क्लास 11 में हम और पढ़ा करते हैं जी एक टॉपिक, क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर हम ऐसे कहा करते हैं, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज करने पे चेंज ना हो, दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, इनडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक. हमने ऐसे याद किया था. इनडिपेंडेंट वाला क्या होता है? इंट्रिंसिक. तो ये इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं अल्फा जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. वो क्यों? अगर मैंने लेंथ चेंज की, कंसंट्रेशन चेंज की, यानी अमाउंट चेंज की, लेकिन अमाउंट चेंज करने पे भी वो डिपेंड नहीं हो रही, तो वो इंडिपेंडेंट है, तो वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. लेकिन जो थीटा था, रब नहीं करा, ये कौन सी प्रॉपर्टी था? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. थीटा क्या था बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. समझ आ रही है जी बात? अल्फा जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, थीटा जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. थीटा जो है वो लेंथ और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. अल्फा जो है वो लेंथ और कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है. थीटा का नाम था ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन. अल्फा का नाम है स्पेसिफिक रोटेशन. ये हमने थर्ड पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जी. लो जी, चौथे पॉइंट पे आते हैं जी. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में इंट्रोड्यूस करते हैं जी क्या? कायरल कार्बन. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज व्हाट? कायरल कार्बन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, कायरल कार्बन. चलो मैं एक काम करता हूं जी, ऐसे बोलता हूं जी, कायरल एटम. क्या जी? कायरल एटम. कायरल एटम, ठीक है. या फिर इसको बोलते हैं जी एसिमेट्रिक एटम. ठीक है जी, कायरल एटम या एसिमेट्रिक एटम. क्या होता है जी कायरल एटम या एसिमेट्रिक एटम? एटम हैविंग 4 different groups attached to it. कोई भी ऐसा एटम, कोई भी एटम जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो. लोग डिफरेंट पे तो ध्यान देते हैं, 4 भूल जाते हैं. दोनों इंपॉर्टेंट है. पहले 4 हो, अगर 4 ग्रुप्स ही नहीं है तो बात खत्म, डिफरेंट सेम देखना ही नहीं. पहले चारों और चारों क्या हो? डिफरेंट. अब एक चीज मैं पहले भी आइसोमर्स में कह के आया हूं, जहां भी हम डिफरेंट बोलते हैं ना, तो उसको हम ऐसे समझते हैं. डिफरेंट को हम ऐसे बोलते हैं, डिफरेंट का मतलब हो गया नॉट सेम. 4 ग्रुप्स हों और चारों नॉट सेम हो, ऐसे एटम को बोलते हैं जी क्या? कायरल एटम या एसिमेट्रिक एटम. इसको कायरल एटम, एसिमेट्रिक एटम या कायरल सेंटर भी बोल देते हैं, है ना जी. एटम और सेंटर.
ठीक है जी। मोस्ट कॉमन जो हम यूज करेंगे जी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज कायरल कार्बन। जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का टॉपिक हम कर रहे हैं आज, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेस्ड ही किसके ऊपर है, मेनली कौन सा एलिमेंट पे, कार्बन पे। और हम कार्बन की कायरल होने की नेचर की बात कर रहे हैं। तो कायरल कार्बन होने के लिए मेरे को फिर वही चाहिए जी, क्या, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन। कोई भी ऐसा कार्बन जिसपे 4 ग्रुप्स हो और चारों अलग हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। नॉर्मली ऐसे दिखा देते हैं जी, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। और जब भी कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो आप मुझे एक बात बताओ, चारों अलग ग्रुप्स के साथ बनाने हैं, तो फिर उन चारों में से कोई डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो भैया ग्रुप, अगर मान लो मैं ये बॉन्ड बनाता ही नहीं और यहां डबल कर देता हूं, तो फिर 4 ग्रुप्स नहीं लग पाएंगे। तो अगर मुझे 4 ग्रुप्स लगाने हैं तो इन एनी केस मेरे को चारों बॉन्ड क्या रखने पड़ेंगे, सिंगल। और मैं क्या कह रहा हूं जी, ऐसे वाले कार्बन पे जो यहां लगा है, लेट अस से एच लगा दिया, अब बाकी 3 जगह पे एच नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो। लेट अस से मैंने यहां पे CH3 लगा दिया, ठीक है जी। अब H और CH3 तो डिफरेंट है, अभी यहां पे H भी नहीं आ सकता, CH3 भी नहीं आ सकता। अगर मैं कारल कार्बन की बात कर रहा हूं तो लेट अस से मैंने यहां पे C2H5 लगा दिया, ठीक है। अब चौथी जगह पे H भी नहीं आ सकता, CH3 भी नहीं आ सकता, C2H5 भी नहीं आ सकता। लेट अस से मैंने C3H7 लगा दिया, ऐसे बना के दिखा दिया। तो ये जो सेंट्रल कार्बन है ये वाला, इस पे 4 ग्रुप्स हैं और ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। डिफरेंट को हमने क्या बोला, क्या है, सेम है कि नॉट सेम? आर दीज 4 सेम और नॉट सेम? नॉट सेम। नॉट सेम का मतलब क्या है, डिफरेंट। चारों नॉट सेम या डिफरेंट जब होंगे, ऐसे कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टार वाला कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन। द स्टार कार्बन इज कॉल्ड एज विच कार्बन, कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन है जी। क्लियर है जी बात? अब एक क्लैरिटी के लिए मैं जो बात अभी करके चुका हूं जी, एक छोटा सा नोट, आगे बात भी करेंगे। नोट क्या, कायरल कार्बन कैन नॉट बी क्या, अनसैचुरेटेड कार्बन। या उल्टा, अनसैचुरेटेड कार्बन कैन नेवर बी कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होने के लिए हमने कहा था चारों बॉन्ड सिंगल होने जरूरी हैं, यानी कार्बन का सैचुरेटेड होना जरूरी है। तो ये जो कार्बन होगा, कायरल कार्बन सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड होने के साथ साथ चारों बॉन्ड सिग्मा होंगे। चारों सिग्मा होंगे तो sp2 के sp3, sp3। तो पक्का पक्का sp3 कार्बन ही कायरल कार्बन हो सकता है। सपोज यहां पे H होता और यहां पे भी H होता, फिर भी वो sp3 होता, लेकिन फिर वो कायरल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरे को चारों ग्रुप्स क्या चाहिए थे, नॉट सेम। हर sp3 कार्बन कायरल नहीं होगा। sp3 कार्बन कार्बन कायरल हो भी सकता है, नहीं भी, बट sp या sp2 कार्बन तो कायरल कभी हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स कायरल कार्बन must be saturated और sp3। ये हमारा एक नोट आ गया जी, बीच बीच में से निकल गए। ये sp3 मैंने कैसे बोला जी, लास्ट पार्ट, हाइब्रिडाइजेशंस कैसे निकालते थे, किसी भी एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स से निकलती थी हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पे लोन पेयर तो है नहीं, 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो भैया चारों डिफरेंट ग्रुप्स होने के लिए कायरल कार्बन मस्ट बी क्या, sp3 या सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन या sp2 कार्बन या sp कार्बन कभी भी कायरल कार्बन नहीं होगा। तो क्या सिर्फ कार्बन ही कायरल हो सकता है? नहीं, ये ज्यादा कॉमन है। लेकिन हम तो एटम की बात कर रहे थे, कायरल और कोई भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है जी। एक छोटी सी बात पहले बताई हुई है जी, फॉर स्टीरियो आइसोमर्स आज इंट्रोड्यूस किए थे। स्टीरियो आइसोमर्स जिनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट। फॉर स्टीरियो आइसोमर्स, लोन पेयर considered like
अ ग्रुप। ठीक है जी, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए लोन पेयर को भी ग्रुप की तरह मानते हैं जी। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए लोन पेयर को भी ग्रुप की तरह मानते हैं। तो मैं अब आपको एक कार्बन के अलावा कोई और कार्बन एटम का एग्जांपल दिखाता हूं। जी, कार्बन के अलावा कोई और ऐसा एटम जो क्या है जी, जो कायरल है जी। एग्जांपल देखो जी, कायरल एटम का ही एक और एग्जांपल लो जी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 है, HCH3C2H5, सब ऐसे मान लिया। ये जो फॉस्फोरस है 3 बॉन्ड्स बना के भी एक लोन पेयर रखता है जी। और मैंने अभी बताया लोन पेयर भी हमारा ग्रुप जैसा ही है। तो अब बोलो जी क्या ख्याल है जी? एक H है, एक CH3 है, एक C2H5 है, क्या ख्याल है? ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये सेम है कि नॉट सेम है? डेफिनेटली नॉट सेम। चौथा क्या है फिर? लोन पेयर। तो भैया क्लियरली ये जो फॉस्फोरस है ये क्या है? कायरल फॉस्फोरस है। दिस इज कायरल एटम। दिस इज डेफिनेटली व्हाट? कायरल एटम। समझ आ रही है जी बात यहां तक? तो व्हाट इज अ कायरल एटम? कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर 4 ग्रुप्स हो, 4 हो, और वो भी क्या हो? नॉट सेम। ऐसे एटम को हम बोलते हैं जी क्या? कायरल एटम या कायरल एसिमेट्रिक एटम। कायरल एटम, एसिमेट्रिक एटम। फिर जो एलिमेंट है उसके हिसाब से कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। और एटम की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? सेंटर। कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूं, 4 पॉइंट्स करा चुका हूं, इन पॉइंट्स को मैं मर्ज करूंगा टॉपिक में। आगे जब प्रैक्टिस करेंगे सब इकट्ठे करेंगे। अभी बेसिक्स बना रहे हैं इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। नाउ अब कायरल एटम आइडेंटिफाई करना किसी भी मॉलिक्यूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता है। ठीक है, वो चेक करते हैं जी। ठीक है, एग्जांपल्स करके देखते हैं जी कुछ। लो जी, 2 के एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, फिर 2 आप करके दिखाना। लो जी, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कायरल कार्बन्स प्रेजेंट। आइडेंटिफाई करो कायरल कार्बन्स हैं कि नहीं है, अगर हैं तो कितने हैं, चेक करते हैं जी। कायरल कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना। सपोज एक मॉलिक्यूल दिया ऐसे करके, चलो पहले मैं करके दिखा रहा हूं। पहला एग्जांपल, सपोज ये मॉलिक्यूल है और कहता है चेक करके बताओ इसमें कायरल कार्बन है, अगर है तो कौन से हैं और कितने हैं। चेक करते हैं जी। कैसे चेक करना है जी, ध्यान से सुनना। जो भी हमें ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल दिया होगा हम हर एक कार्बन को चेक किया करेंगे। क्या चेक करना था? अगर तो उसके ऊपर अनसेचुरेशन आ गई फिर तो वो कार्बन कायरल हो ही नहीं सकता, है ना जी। अगर किसी, दोबारा, अगर कार्बन के ऊपर क्या आ गई? अनसेचुरेशन, यानी कोई पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर तो वो कार्बन कायरल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो सेचुरेटेड है तो भी कायरल हो सकता है। उसके लिए हम चेक क्या करेंगे? कि उस पर कोई चीज सेम ना हो। अगर एक भी चीज सेम आ गई तो फिर वो फिर कायरल नहीं होगा जी। हाँ, अगर चारों चीजें डिफरेंट हैं फिर पक्का क्या होगा? कायरल, है ना। तो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इस कार्बन को देखो, यहाँ पे एक्चुअल में CH3 होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि एक कार्बन का एक बॉन्ड नजर आ रहा है, बाकी 3 H होंगे। तो अब ये तीनों H सेम है कि नॉट सेम है? सेम है। तो तीनों H सेम हो गए, तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन कायरल नहीं है जी। आगे आ जाओ, इस कार्बन की बात करो। इस कार्बन पे पक्का पक्का 2 H लगे होंगे, CH2 होगा। वो क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, बाकी 2 पे क्या होगा? 2 H। और ये दोनों H सेम होंगे कि नॉट सेम होंगे? सेम होंगे। मैं डिफरेंट वर्ड से यूज करने की बजाय क्या यूज कर रहे हैं हम? नॉट सेम। ये तीनों सेम थे H या नॉट सेम थे? सेम थे, तो ये कायरल नहीं है। ये कार्बन दोनों H सेम है कि नॉट सेम है? सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है। अब यहां जाओ, इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जी? 1 2 3, चौथा क्या होगा जी? H। इसको चेक करते हैं जी, इस पे क्या लगा हुआ है। इस कार्बन पे एक तो लगा हुआ है ये H, ठीक है जी। एक इधर कुछ लगा हुआ है, और एक इधर कुछ लगा हुआ है, और एक इधर कुछ लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर भैया एक H है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है। और इन चारों ग्रुप्स में से कोई भी सेम
नहीं है। तो बन गई बात, ये हमारा कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब ग्रुप्स देखे तो सिर्फ ये नहीं देखा कि इसका एडजॉइनिंग एटम कार्बन है, इसका भी एडजॉइनिंग एटम कार्बन है, नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा एंटायरिटी में ग्रुप देख रहे हैं जी, पूरी चीज। अगर वो पूरी चीज में हल्का सा भी फर्क आ गया तो फर्क माना जाएगा। सब सारा का सारा चीज आइडेंटिकल है, तब जाके उसको हम सेम मानते हैं। अदरवाइज अगर हल्का सा भी फर्क आ गया तो फर्क है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एच तो है ही अलग। तो ये कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन। चेक करना यहाँ पे, यहाँ पे पक्का CH3 होगा जी। तो ये CH3 भी कायरल नहीं था, ये भी कायरल नहीं है। आगे आ जाओ, इस कार्बन को चेक कर लो, कर लेते हैं जी। इस कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक इस पे क्या होगा जी? H होगा, बिल्कुल। अब चेक करना जी, इसके ऊपर इधर को एक ये बड़ा पूरा बड़ा सा ग्रुप, ये वाला, ठीक है, एक ही H, ये बड़ा ग्रुप और ये H तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? CH3। और यहाँ भी क्या है? CH3। अरे ये CH3 से क्या हो गया? सेम हो गया। तो बन गई बात। तो फिर ये क्योंकि दोनों सेम हो गए तो ये कार्बन अब कायरल नहीं है। तो इसमें कितने स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं? केवल एक। तो ये कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर? एक। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल के हर कार्बन को फटाफट चेक कर लिया करेंगे कि उसमें चारों ग्रुप्स नॉट सेम हैं। अगर चारों नॉट सेम है तो वो कायरल है, अगर एक भी जगह कुछ सेम आ गया तो वो कायरल नहीं है। लो जी, नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें जी इसका। ओके, सेकंड एग्जांपल करते हैं जी। सेकंड एग्जांपल, चलो सेकंड एग्जांपल मैं आपको ये बना के दे रहा हूं। लो जी, सेकंड एग्जांपल मैंने ये बना के दिया जी। इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन स्टार लगाएंगे, चेक करते हैं जी कितने कायरल कार्बन हैं, चेक करते हैं जी। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल मैंने दिया ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले जरा चेक करें कायरल कार्बन कितने हैं जी। चलो चेक करते हैं। ये जो COOH है, इसको अगर आप ओपन करो, आपको पता है ना, अगर आप COOH को ओपन करो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका होता है C डबल बॉन्ड OH। ये भी क्या होगा जी? C डबल बॉन्ड OH। ऐसी होगा जी। तो भैया ये वाला कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकता, COOH वाला कार्बन कायरल नहीं हो सकता। क्यों? डबल बॉन्ड वाला कार्बन है जी, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, अभी बताया था। अनसेचुरेटेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं हो सकता, चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो ना ये कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ना ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कार्बन है। अब आगे जी बचे कौन से? एक कार्बन ये बचा और एक कार्बन ये बचा। अब ये चेक करते हैं जी, करो जी चेक। इस कार्बन को चेक करो, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा, ये बड़ा सा ग्रुप, पूरा पूरा ग्रुप देखना है जी। दोबारा इस कार्बन के लिए 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और ये पूरा बड़ा सा ग्रुप। अब इन चारों में कोई सेम है कि चारों नॉट सेम है? चारों नॉट सेम है। तो ठीक है जी, फिर ये वाला कायरल कार्बन बन गया जी। ये कार्बन क्या है जी? कायरल कार्बन। नीचे वाला चेक करो, ये वाला कार्बन, इसमें भी जी एक ग्रुप ये हो गया जी, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये हो गया, चौथा ये बड़ा सा ग्रुप, ये हो गया जी बड़ा सा ग्रुप। लो जी, इस कार्बन के भी चारों ग्रुप्स क्या हैं? नॉट सेम। तो भैया ये भी क्या है? कायरल कार्बन। तो राइट नाउ इसमें 1 कायरल कार्बन था, इसमें कितने कायरल कार्बन है? 2 कायरल कार्बन हैं। जस्ट नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊं, IUPAC नेम क्या हुआ जी? बताओ जी जरा IUPAC नेम। IUPAC नेम में ये स्ट्रेट चेन जो वर्टिकल दिख रही है, ये पेरेंट चेन होगी 4 कार्बन की, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की पेरेंट चेन होगी। 4 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए वर्ड रूट आ गया ब्यूट, डबल ट्रिपल बॉन्ड कोई है नहीं तो आ गया एन, और 1 और 4 पे दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो क्या आ गया? ब्यूटेन डायोइक एसिड। लेकिन जब नंबरिंग करी, लेट अस से ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो 2 और 3 पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोक्सी। सो IUPAC नेम क्या हो गया इसका? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है।
बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये याद रखना जी। इसका कॉमन नेम है टारिक एसिड। कॉमनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टार्टरिक एसिड। ठीक है जी। और टार्टरिक एसिड नाम बहुत चलता है। टार्टरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं जी? कंटेन्स 2 कायरल कार्बन्स। हर एक कंपाउंड का नाम तो नहीं याद कर रहे, जब जरूरत होगी पूछ लेंगे जी, बट जो कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं वो इंपॉर्टेंट है जी। 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम है टार्टरिक एसिड, और इसके अंदर 2 कायरल कार्बन्स होते हैं। समझ गए जी बात? लो जी, अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल आपको दूं, आप आइडेंटिफाई करोगे, कायरल कार्बन्स पता करने की कोशिश करोगे? चलो देखते हैं जी, ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है जी, चलो एक मॉलिक्यूल देता हूं जी, आप करके दिखाओ। आपने उसमें कायरल कार्बन्स को स्टार लगाना है और आइडेंटिफाई करने हैं कितने कायरल कार्बन्स। ठीक है जी, लो जी देखते हैं जरा। आइडेंटिफाई करते हैं जी इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है। थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड एग्जांपल आ गया। हेल्प मी आउट। आई गिव यू 2 मिनट्स, आइडेंटिफाई कर लो पहले आप, फिर मैं करके दिखा दूंगा। 2 मिनट ले लो जी, कोशिश करो। कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, शाबाश करो कोशिश। स्टार लगाओ, अपना अपना साथ साथ ट्राई करो। हर कार्बन को चेक करो, हर कार्बन को चेक करो कि उसमें चारों ग्रुप सेम है कि नॉट सेम है, और वहां से आंसर आएगा। चलो जी, आई होप ट्राई कर लिया जी। चलो शाबाश, कर लो कर लो। चलो जी फिर देखें जरा जी, ये जो कार्बन है ये, इसमें 3 एच है, तो भैया ये तो कायरल नहीं है जी, क्योंकि तीनों एच क्या है? सेम। हमें नॉट सेम चाहिए थे। आगे आ जाओ जी, इस कार्बन को चेक करो। इसके ऊपर एक CH3 दिख रहा है, एक ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है सारा, और एक Cl, और चौथा क्या होगा? H। H अगर ना भी दिखाऊं चल जाएगा, माइंड में रखोगे। इसमें चौथा क्या होगा? H, और वो किसी से भी सेम नहीं है, तो ये पक्का क्या है? कायरल कार्बन। सही है जी। अब इसको चेक करो, इसको, इसके ऊपर एक ये बड़ा सा ग्रुप और एक H होगा चौथा वाला, और एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। बाय चांस ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं? सेम। चेक कर लो जी, एग्जैक्टली सेम ग्रुप्स आ गए। तो फिर ये कायरल होगा क्या? नहीं होगा। और ये वाले कार्बन तो हम क्यों नहीं हो सकते? ये अनसैचुरेटेड है, तो कर करा के इसमें भी केवल 1 कायरल कार्बन है, ओनली 1 कायरल कार्बन। समझ आ गई जी बात? इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन। कभी कभी रिंग कंपाउंड्स आ जाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें भी कायरल कार्बन देखना आना चाहिए। लो देखते हैं जी, फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल, जी फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें, लो जी रिंग देखते हैं जी, कितने कायरल कार्बन है उसमें पता करते हैं जी। लो फोर्थ पार्ट, ये राजी क्लोरीन लगा हुआ है। इसमें कितने कायरल कार्बन हैं जी, ये आइडेंटिफाई करने हैं। हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन दिस? चेक करो शाबाश, कितने कायरल कार्बन होंगे इसमें? ठीक है जी, कितने कायरल कार्बन होंगे? कायरल कार्बन चेक करने लगे जी। ओके, लुक हियर, इस कार्बन पे 2 H, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता, दोनों H सेम। इस कार्बन पे 2 H, नहीं कायरल हो सकता। इस कार्बन पे 2 H, नहीं कायरल हो सकता। इस कार्बन पे 2 H, नहीं हो सकता। इस कार्बन पे 2 H, नहीं हो सकता, क्योंकि इन पांचों कार्बन पे 2 2 H सेम है, तो नहीं हो सकता। अब आ गया ये वाला कार्बन, अब इसको चेक करते हैं जी। इस पे एक तो है जी Cl,
दो बॉन्ड रिंग की तरफ जा रहे हैं और एक पक्का क्या होगा, एच, जो दिखाया नहीं हुआ था जी। एच मर्जी होती है दिखाए चाहे ना दिखाए। तो ये डिफरेंट हो गया जी, ये दोनों नॉट सेम है जी। अब दो नॉट सेम है, चार नॉट सेम चाहिए थे ना जी। अब रिंग को कैसे चेक करें जी। अब यहां कैच, जब कोई रिंग का एटम होता है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि अगर मैं क्लॉकवाइज रिंग का चक्कर लगाऊं और एंटी क्लॉकवाइज रिंग का चक्कर लगाऊं, अगर चीजें सेम सेम रही तो फिर वो ग्रुप्स भी सेम माने जाएंगे। अगर हल्का सा भी डिफरेंस आ गया तो वो हम ग्रुप्स को डिफरेंट मान के कार्यल की तरफ जा सकते हैं जी। जैसे यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल लगाऊं, ठीक है जी, इस कार्बन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल लगाऊं तो CS2 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 5 CS2 आते हैं। अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं तो भी 5 CS2 आते हैं, कोई फर्क ही नहीं है जी। इसमें क्लॉकवाइज चक्कर मारना या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारना, कोई फर्क तो आ नहीं रहा जी। 5 CH2 इधर से भी हैं, 5 CH2 इधर से भी हैं, तो इसका मतलब इसमें ये रिंग वाले जो दो ग्रुप्स मान रहे थे वो सेम हो गए। तो फिर ये स्टार कार्बन यानी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसके अंदर नो कायरल कार्बन्स, इसके अंदर कायरल कार्बन्स है ही नहीं जी, ये खास बात होगी। तो जी पांचवा पार्ट एक और देखो जी, रिंग वाला, क्लैरिटी के लिए लेट अस लुक इट वन मोर पार्ट। लो जी, एक काम करते हैं, यहां पे क्लोरीन लगा लेते हैं, यहां पर भी क्लोरीन लगा लेते हैं जी। अब चेक करते हैं जी अगर कोई कार्बन है कि नहीं है जी। फिर से चेक करना स्टार्ट किया हर कार्बन को, इस पे क्या होंगे 2H, दोनों H सेम हो गए, कार्बन नहीं है। इस पे भी क्या होंगे 2H, दोनों सेम हो गए, कार्बन नहीं है। 2H, दोनों सेम हो गए, कार्बन नहीं है। 2H, दोनों सेम हो गए, कार्बन नहीं है। इस कार्बन और इस कार्बन को चेक करना रह गया जी। इस कार्बन पे चौथा क्या होगा जी, H, ये और ये तो नॉट सेम है जी। इस पे भी चौथा क्या होगा H, ये और ये तो क्या है जी, नॉट सेम है जी। अब रह गए रिंग वाले बॉन्ड देखना जी। अब ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिंग में इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चेक करूं, अभी इसको चेक कर रहा हूं जी, मैंने एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाया। अरे जब क्लॉकवाइज चक्कर लगाया तो इसके पड़ोसी कार्बन पे क्लोरीन था, पड़ोस में पहले ही कार्बन पे क्या था, क्लोरीन। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने पे पहले कार्बन पे क्लोरीन नहीं है, जाके पांचवें कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है। अरे अरे अरे, दोबारा इस कार्बन के स्टार्ट करके क्लॉकवाइज राउंड लगाते टाइम पहले ही कार्बन पे, जब यहां से क्लॉकवाइज शुरू हुआ, नेबरिंग फर्स्ट कार्बन कंटेन्स क्लोरीन, बट एंटी क्लॉकवाइज में नेबरिंग फर्स्ट कार्बन डज नॉट कंटेन क्लोरीन। यानी अब क्लॉकवाइज राउंड और एंटी क्लॉकवाइज राउंड इस कार्बन के रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, तो इसके वो दोनों ग्रुप्स भी अलग, ये दोनों भी अलग, चारों अलग। तो भैया फिर तो ठीक है, ये आपका अब कायरल कार्बन है। समझ गए जी। ऐसे इसको भी चेक कर लो जी, फिर से चेक करो जी, इस कार्बन पर ये क्लोरीन और ये एच क्या है, डिफरेंट, नॉट सेम। अब इसके ऊपर क्लॉकवाइज चक्कर लगाओ, क्लॉकवाइज चक्कर लगाया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें पे जाके क्लोरीन है। और इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते, इस तरफ को जाते, यहां से शुरू करके, अब इस कार्बन की बात हो रही है, यहां से शुरू करते ऊपर को जाते, तो पहले ही कार्बन पे क्या निकला, क्लोरीन। आगे को जा रहे हैं, पांचवें पे क्लोरीन है, तो इसका भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम नहीं है, तो भैया ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो रिंग के अंदर कायरल कार्बन इस तरह से चेक होता है। जो रिंग वाला एटम है उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को भी चेक करना पड़ता है। तो इसमें अगेन दो कायरल कार्बन निकले, क्या निकले जी, दो कायरल कार्बन। समझ गए बेटा बात यहां तक। सो आइडेंटिफाइंग कायरल कार्बन करना आ गया। अब तो अनसैचुरेटेड कार्बन को तो हम चेक ही नहीं करते, वो तो कायरल होता ही नहीं। सैचुरेटेड को चेक करना पड़ता है, उसके चारों ग्रुप्स नॉट सेम होने चाहिए। कहीं भी अगर सेम आ गए तो वो कायरल नहीं होता। और कायरल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। और रिंग में भी चेक करना आ सकता है। रिंग के लिए फिर जो रिंग वाला एटम है उसके ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को भी चेक करना पड़ सकता है। इस तरह से हम कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा कितने नंबर का पॉइंट था, याद कराओ जी। पहले हमने करा, सबसे पहला पॉइंट करा था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट करा ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर कैसे करेंगे, उसमें हमारा ऑप्टिकल रोटेशन आ गया। तीसरा पॉइंट करा स्पेसिफिक रोटेशन क्या है। चौथा पॉइंट कर रहे थे
कायरल एटम, कायरल कार्बन्स क्या है। ठीक है जी, पांचवें पॉइंट पे आ गए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कायरल मॉलिक्यूल। अरे, कायरल एटम होना अलग बात है, कायरल मॉलिक्यूल एक अलग टर्म है जी। सो कायरल एटम बता दिया क्या है, वो तो बहुत आसान था देखना, बस चार ग्रुप्स नॉट सेम, दैट इज कायरल एटम है। दोबारा, ठीक है जी, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल एटम या कायरल कार्बन अलग टर्म्स हैं। कायरल मॉलिक्यूल क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल having non superimposable mirror image. Molecule having what? Molecule having non superimposable mirror image. ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। अब इसका क्या मतलब हुआ जी, देख लेते हैं जी। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग। क्या जी? नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग। दोबारा, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है नॉट कंप्लीटली ओवरलैपिंग। जो कंप्लीटली ओवरलैप ना करे उसको बोलते हैं जी नॉन सुपर इम्पोजेबल। लो, सिखाते हैं, एग्जाम्पल से पता करते हैं जी कैसे। ध्यान से देखना जी। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर। एग्जाम्पल लो जी, एक मॉलिक्यूल लेते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां ले लेते हैं लेट्स से COH, यहां ले लेते हैं CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करो तो इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, अभी पूछाया था पीछे। इसमें कायरल एटम है ना जी, ये वाला। चारों ग्रुप से अलग है, चारों नॉट सेम है, तो ये कायरल एटम है। इसका IUPAC नेम बताना जरा। तो इजी है जी, पेरेंट चेन ये रही जी, 1 2 3, ये पेरेंट चेन। 3 के लिए क्या आ गया जी? प्रॉप। एन इन के आइन, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं जी, तो क्या आ गया? प्रॉप एन। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। सो इट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या है जी? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है जी, इसका कॉमन नेम अगेन इंपॉर्टेंट है जी, इसका कॉमन नेम है लैक्टिक एसिड। पीछे मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम कराया था टार्टरिक एसिड, ये है लैक्टिक एसिड। और याद रखना जी, लैक्टिक एसिड में इट हैज 1 कायरल कार्बन। जो टार्टरिक एसिड था उसमें 2 कायरल कार्बन थे, लैक्टिक एसिड में 1 कायरल कार्बन है। खैर, अभी हमारा ध्यान कहीं और है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं जी। लो जी, यहां पे एक मिरर रखते हैं, इसने अपनी इमेज इसमें देखी तो इसको ऐसे नजर आई, है ना जी। मिरर में लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो ये OH को अपनी इमेज ये नजर आई जी, यहां आ गया OH। ठीक है जी, H यहां चला गया जी, ये H आ गया। COH वहीं का वहीं रहा जी, और यहां क्या आ गया? CH3। ये इसकी मिरर इमेज बन गई जी, बन गई जी मिरर इमेज। अब ये जो मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। अब हम इसी मॉलिक्यूल पे इसकी मिरर इमेज को ओवरलैप करके देखना चाहते हैं। अगर ये प्रॉपर ओवरलैप ना हुआ तो फिर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड का है, हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा? कायरल मॉलिक्यूल। क्लैरिफाई करो, देखो जरा जी ओवरलैप कैसे करना है जी। उसके लिए एक एग्जांपल हाथों से भी सिखाते हैं। एवरीवन हैज हैंड्स, 2 हैंड्स। इन दोनों हैंड्स को यूज करते हैं और सीखते हैं कायरल होना क्या होता है जी। अब ये कायरल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कायरल एटम की नहीं हो रही। अब आराम से समझना जी। सपोज करो ये मेरा हैंड है, इस हैंड की मैंने इमेज ये लीजिए। ठीक है जी,
वन हैंड इज एन मिरर इमेज ऑफ सेकेंड हैंड, ऐसे आमने सामने इमेज रखी हुई है जी, हम इसको ओवरलैप कराते हैं जी, ओवरलैप कराते हैं, ओवरलैप कराते हैं और देखते हैं जी प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी जी, होगी ओवरलैपिंग। तो ये अब सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो क्या होएगा? सुपर इम्पोजेबल। और अगर ओवरलैपिंग कहीं पर भी रह जाए तो क्या होएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहां पे ये देखने में क्या लग रहा है, क्या है? सुपर इम्पोजेबल नहीं, यहां कैच है जी, इसको ऐसे हमने ओवरलैप नहीं कराना था। क्या फर्क है? अभी देखो, अब मेरी हेल्प करना। सपोज करो ये मेरा एक हाथ है जी, और ये मेरा एक हाथ है जी, दूसरा, सॉरी, ये एक है, ये दूसरा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है। बारी बारी बात करते हैं जी, पहले एक को पकड़ते हैं, ये हाथ है। बता सकते हो जी इसमें फ्रंट कौन है और बैक कौन है? मेरे इस वाले हाथ की फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है? नॉर्मली पीपल विल से ये मेरी फ्रंट है और ये मेरी बैक है। तो जैसे नॉर्मली लोग कहेंगे मैं वैसे ही मान लेता हूं, ये फ्रंट है, ये बैक है। दोबारा से, ये फ्रंट है और ये बैक है, और ऐसे हाथ पड़ा है, ये फिक्स कर दिया, ये क्या है? फ्रंट, और ये क्या है? बैक। इजी करने के लिए हैंड का वो हिस्सा जिसमें हमारी भाग्य रेखाएं हैं, जिसमें हमारा लक कैद है, वो क्या है जी? हमने मान लिया फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट है जी, हमारी भाग्य रेखाओं वाला। हमने क्या बनना है आगे, क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, सब ज्योतिषी इसको देख के बता देते हैं, है ना जी। चलो खैर, इसको हमने फ्रंट मान लिया जी, ये फ्रंट है। अब ये क्या है जी? बैक। अब फिर यहां जो ऐसे पड़े थे, तो इसका फ्रंट कौन सा है? ये कि ये? यहां पे क्या है जी? मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होएगा? जल्दी जल्दी देखते हैं जी दोबारा से। इसका फ्रंट ये था, तो इसका फ्रंट कौन सा है? और थिंक ऑफ द रीजन, क्यों बोलने वाले हो। ये फ्रंट कौन सा था जिसमें क्या है? भाग्य रेखाएं। तो ये राजी दूसरा उसका हैंड इमेज जैसा। अब इसका फ्रंट कौन सा है? ये फिक्स कर लिया, ये फ्रंट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका फ्रंट क्या होगा, ये पता करना चाहते हैं, ये वाला कि ये वाला। मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आएगा? सोचो सोचो। ठीक है जी, इसका फ्रंट ये था, तो इसका फ्रंट क्या है? मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा कि ये इसका फ्रंट है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है जी? अब देखो जी, फ्रंट और बैक डिसाइड होता है बाय डायरेक्शन। वो कैसे? इधर देखो, अगर मैंने इसको फ्रंट माना, तो फ्रंट इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स पहले, आगे वाला। तो मैं इधर से आ रहा था, इसका मतलब मैं इधर से आ रहा था। जब मैं इधर से आ रहा था, ये पहले आ गया, इसीलिए ये फ्रंट है। वो तो मैंने वैसे बता दिया, भाग्य रेखाएं बनी हुई हैं, तो भाग्य रेखाओं वाला फ्रंट है। तो जब मैं इधर से आ रहा था, तो ये पहले आया, ये फ्रंट है, और ये बाद में आया, तो ये बैक है। अब उधर से ही आना है जी, डायरेक्शन फिक्स कर दी। अब बताओ इसमें ये क्या है जी? पहले आया, तो ये क्या हो गया? फ्रंट। ये क्या हो गया? बैक। तो यही तो हम कह रहे थे, इन इमेज फ्रंट बिकम्स बैक एंड बैक बिकम्स फ्रंट। तो इसका फ्रंट ये है, लेकिन इमेज का फ्रंट अब ये है, भाग्य रेखाओं वाला नहीं, उसकी बैक साइड। अब चलो जी चेक करो जी। अब जब हमने ओवरलैपिंग या सुपर इम्पोजिशन करनी है, तो इसका एक बहुत बड़ा रूल है कि वो इस तरह से की जाती है कि मॉलिक्यूल का फ्रंट उसकी इमेज की फ्रंट के साथ ओवरलैप कराना है, या फिर मॉलिक्यूल का बैक उसकी इमेज की बैक के साथ ओवरलैप कराना है। अब चेक करना जरा जी, ये राजी मेरा फर्स्ट हैंड, जिसका फ्रंट हमने ये फिक्स किया था। ये रही जी इसकी इमेज, इसका फ्रंट अब ये नहीं है, ये है। अब मैंने ओवरलैप पहले जब करा के दिखाया तो आपको ऐसे करा दिया था, नमस्ते कर दी थी। नहीं नहीं, नमस्ते के जैसे ओवरलैपिंग नहीं करनी, कि भाई फ्रंट को इसके बैक के साथ ओवरलैप नहीं करना। इसको घुमाओ, ये क्या आ गया? अब इसका फ्रंट, ये क्या? इसका फ्रंट। अब करो जी ओवरलैपिंग। अरे ये तो मेरे थंब्स रह गए जी, अंगूठे तो ओवरलैप ही नहीं हुए जी। तो ये ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई जी। किसी के हाथों की होगी, चेक करना जी, कहीं तो होगा जी, कोई तो हाथ होगा ऐसा जिसका ओवरलैपिंग हो रहा होगा। नहीं नहीं, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। तो अगर ये ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो भैया ये दोनों हैंड्स को हम बोल सकते हैं ये क्या है? कायरल है जी। व्हाट आर दीज? दीज आर कायरल, ओवरऑल कायरल हैंड्स हैं जी। हमारे हाथ क्या होते हैं? कायरल। इसीलिए कायरल मॉलिक्यूल को हैंडेडनेस भी बोलते हैं जी, हैंड से उठा के। तो अब हमने मेन बात, जब सुपर इम्पोजिशन कराना है तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि मॉलिक्यूल का फ्रंट उसकी इमेज के फ्रंट के साथ ओवरलैप कराना है जी। ये रहा जी मॉलिक्यूल। अब हम इस तरफ से आते हैं, समझ गए जी।
अब आए यहाँ पे तो ये इसका क्या है जी, ये इसका क्या है जी, फ्रंट। और अगर ऐसी डायरेक्शन में जाते रहे तो ये इसका क्या है, फ्रंट। तो भैया आपने इसको कॉपी को फोल्ड करके ओवरलैप नहीं कराना जैसे नमस्ते की थी, नहीं, ये कॉपी को फोल्ड कर दो, OH पे OH आ जाएगा, अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बैक को फ्रंट पे ओवरलैप कर रहे हो, नहीं, इस इमेज को आउट ऑफ द प्लेन लेके जाओ, मानो कि ये ऊपर आया, ऊपर आके फिर इसके ऊपर आया, अब H के ऊपर क्या आया, OH। तो बताओ जी फिर क्या ओवरलैपिंग हुई, नहीं हुई। तो H के ऊपर अगर OH आ गया और OH के ऊपर H आ गया तो यहां तो ओवरलैपिंग सुपर इंपोजिशन नहीं हो पाई। तो यस, ये जो मैंने अभी मॉलिक्यूल बनाया इसकी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल। ऐसी चीज को बोलते हैं जी क्या, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल सब्सटेंस, या कायरल क्या जी, सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपनी इमेज के साथ प्रॉपर ओवरलैपिंग ना हो पाए, और वो ओवरलैपिंग करनी भी ऐसे है, फ्रंट को फ्रंट पे, बैक को बैक पे, ऐसा करने पे अगर ओवरलैपिंग ना हो पाए तो उसको बोलते हैं कायरल सब्सटेंस या कायरल मॉलिक्यूल। फॉर एन एग्जांपल लेट अस से ये एक ब्लैक मार्कर है, ये उसकी इमेज है, ठीक है जी। सपोज करो ये प्लेन है, इस पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, प्रिंटेड के कारण तो काम खराब हो जाएगा। अगर ये प्रिंट ना होता तो इस ब्लैक मार्कर की इमेज ये ब्लैक मार्कर होता, और मैं इसको क्या करता, जैसे जैसे मैंने आउट ऑफ प्लेन लेके गया था, ये इसकी इमेज है, इसको बाहर ले जाता, इसके ऊपर रखता। तो बोलो जी क्या ये ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है जी, इस केस में तो हो रही है। तो अब क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है तो अब ये कायरल नहीं है, ये मार्कर जो है कायरल नहीं है। जो कायरल नहीं होगा, जो कायरल नहीं होता उसको बोलते हैं ए कायरल, ठीक है जी, याद रखना जी। अगर मैं बोल रहा हूं जी क्या, ए कायरल, तो उसका मतलब है नॉट कायरल। ए कायरल का मतलब हुआ करेगा नॉट कायरल। तो एक क्लैरिटी के लिए हमने फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में एक कायरल एटम की बात करी और फिफ्थ में एक कायरल मॉलिक्यूल की बात करी। कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, समझ गए जी बात। तो ए कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है जी, ए कायरल में भी हम बोला जी ए कायरल एटम, ए कायरल मॉलिक्यूल, क्या फर्क होगा इसको नोट बना के लिख लो जी, नोट। ए कायरल एटम और ए कायरल मॉलिक्यूल, जैसे कायरल एटम और कायरल मॉलिक्यूल अलग अलग थे, वैसे ही ए कायरल एटम और ए कायरल मॉलिक्यूल भी तो अलग अलग होंगे जी। वो कैसे, देख लेते हैं जी। ए कायरल एटम होता है जी हैविंग सम सेम ग्रुप्स, ठीक है जी, हैविंग सम सेम ग्रुप्स और नॉट हैविंग 4 ग्रुप्स। जिस एटम पे 4 ग्रुप से नहीं होंगे जी वो भी एक कायरल होगा, और अगर 4 है तो कोई सेम आ गए जी वो भी एक कायरल होगा। वो तो ग्रुप से ही देखना था, कायरल एटम और एक कायरल एटम ग्रुप से ही देखते हैं जी। लेकिन एक कायरल मॉलिक्यूल, नॉट कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, हैविंग सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। हैविंग क्या जी, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, जिसकी मिरर इमेज क्या आएगी, सुपर इंपोजेबल। समझ आ रही बात, जिसकी मिरर इमेज क्या आएगी, सुपर इंपोजेबल, उसको हम ए कायरल मॉलिक्यूल बोल देंगे। सो कायरल एटम अलग है, कायरल मॉलिक्यूल अलग है, ये हमने क्लैरिफाई कर दिया इस एग्जांपल से। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया जी। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, 6वें पॉइंट की बात करते हैं, मूव ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है जी, सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सिक्स पॉइंट में हम बात करेंगे जी क्या, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की एक टर्म आएगी जिसका नाम होगा जी क्या, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, उसकी बात करना चाहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं जी। वो क्या होते हैं जी, बात करते हैं जी। सबसे आसान एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला सिक्स्थ का ए पार्ट जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो है जी प्लेन
ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में इसको वी विल कीप ऑन कॉलिंग पीओएस. व्हाट इज पीओएस की फुल फॉर्म? प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस. और इसको कभी कभी मिरर प्लेन भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं जी? मिरर प्लेन. प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस या मिरर प्लेन, ये क्या होता है जी? दिस इज प्लेन dividing molecule into identical parts. ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काट दे. ठीक है जी. इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स. ऐसे प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं जी. एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, आएगा समझ. लो जी, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. प्लेन डिवाइडिंग मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री. लुक हियर, बना के दिखा रहा हूं. अभी हमने आज एक मॉलिक्यूल किया था, उसका नाम था टार्टरिक एसिड. क्या था जी? टार्टरिक एसिड. ऊपर क्या था? COH. नीचे क्या था? COH. सेंटर वाले दो कार्बन पे लगा रखे थे OH. OH. लेट से यहां बचा HH. ये मेरा टार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया जिसमें दो कायरल कार्बन थे. ओके. अब अगर नोटिस करो, अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करूं, यहां से मैं क्या पास करूं जी? प्लेन. प्लेन, ये बड़ी लाइन है बट प्लेन पास करना है. मान लो, इमेजिन माई हैंड लाइक अ प्लेन. ये हाथ को एक प्लेन की तरह मान लो. ये प्लेन ऐसे जा रहा है जी, स्लाइस करता हुआ, ऐसे काटता हुआ. अगर ये ऐसे काटता हुआ जा रहा है ऐसे करके, तो जैसा ऊपर है क्या वैसा ही नीचे है? बिल्कुल सही. तो इस प्लेन ने इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करा है. और आसान बात, क्या ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है? क्या ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे की इमेज के जैसे लग रहे हैं? यस. तो बस ठीक है. तो फिर ये प्लेन क्या है जी? POS है. दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल POS. कोई भी ऐसा प्लेन जो पूरे मॉलिक्यूल को क्या करे? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, या फिर वो प्लेन एक तरह से मिरर की तरह एक्ट करे कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट की इमेज के जैसा लगे, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं जी. अच्छा, समटाइम्स, ठीक है जी, प्लेन या ऐसे बोलते हैं समटाइम्स POS में पास थ्रू या मे पास या मे कट थ्रू एटम्स, मे कट थ्रू फ्यू एटम्स. वो कुछ कुछ एटम्स को कट करता हुआ भी निकल के जा सकता है. एग्जांपल दिखाते हैं. मान लो ऐसे मान लेता हूं. मान लो ये OH, ये H, ये OH, ये H. ठीक है जी, ये H और ये OH. और मान लो लगा यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3. सपोज ये बना दिया. ठीक है जी, ये बना दिया. अब अगर आप नोटिस करो, तो अगर मैं यहां से प्लेन पास करूं, यहां से ऐसे प्लेन पास करूं कि वो H को भी दो हिस्सों में काटता हुआ जाए, OH को भी, बीच वाले OH को भी दो हिस्सों में काटता जाए. ये जो इसकी लाइन में, इस लाइन के ऊपर जो एटम्स आ गए उनको स्लाइस कर रहा है, आधा ऊपर आधा नीचे. तो इमेजिन करो, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से की क्या है? फिर से इमेज है. सो POS कभी कभी सिर्फ बॉन्ड्स में से गुजरता है, कभी कभी वो स्लाइस करता हुआ चला जाता है, कट थ्रू क्या? एटम्स. तो ये भी POS है जी, ये भी POS है जी. समझ गए जी बात? तो ये हो गया जी हमारा पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री विच इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेन ऑफ सिमेट्री POS. दूसरे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं जी, बी पार्ट. दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री P है जी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री. दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है जी? सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सिमेट्री. ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट ऑफ सिमेट्री.
और इसको हम शॉर्ट में बोल दिया करेंगे COS। इसको POS मत बोलना, कंफ्यूज हो जाएंगे। POS हमने प्लेन को दे दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, इसको बोलेंगे जी क्या, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है जी, दिस इज लेट्स से बॉडी सेंटर of molecule will be called COS if what, if moving equal distances, if moving equal distances in opposite directions, in moving equal distances in opposite directions from that center, comma, similar groups are present, तब उसको बोलते हैं जी क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जा सकता है कब, अगर उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शंस पर सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हो। अगेन एग्जांपल से क्लियर होएगा जी। लेट मी ड्रॉ एन एग्जांपल एंड मेक इट क्लियर। सपोज इसके लिए मैं एग्जांपल ये बना रहा हूं, ये मैंने एक रिंग बना दी इजी करने के लिए, ठीक है जी। सपोज मैंने कह दिया जी यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे लगा हुआ है CH3, ऐसे दिखा दिया जी। इमेजिन करना जी 4 कार्बन वाली रिंग है जी, एक कार्बन ये है, ठीक है जी, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, देख पा रहे हो। इन 4 कार्बन में खास बात, इसके चौथे पे एच होगा, इसके चौथे पे भी एच होगा। मैंने इस मॉलिक्यूल का बॉडी सेंटर ये पकड़ लिया जी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल पकड़ लिया। अब इस पे मैं ऊपर गया और एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस नीचे आया, तो क्या ख्याल है जी, यहां पर भी CH2 होगा, यहां पर भी CH2 होगा, ठीक है जी। अगर मैंने, ये मेरा सेंटर था, इस सेंटर से जितनी डिस्टेंस में मैं ऊपर गया, अप गया, उतना ही डिस्टेंस में नीचे आया, डाउन आया, तो मेरे को चीजें एक जैसी दिखी, CH3 CH3। अब इस सेंटर से अगर मैं टुवर्ड्स लेफ्ट गया और लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन मेरे को क्या नजर आया, CH3। अब मैं राइट अप गया, उतना ही डिस्टेंस, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, डाउन का ऑपोजिट अप, तो क्या मुझे एक जैसे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, यस। अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट जाऊं और बिल्कुल राइट जाऊं, क्या वो भी सेम है, यस। तो बन गई जी बात। यहां पे ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहां पे ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, COS है। सो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं जी। पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने करा जी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमने करा है क्या है जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोनों की अपनी अपनी तरीके से देखने की लेट्स से इंपॉर्टेंस है जी। कैसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्ट्स लाइक अ मिरर प्लेन, ठीक है जी, एक ऐसा मिरर जिसके दोनों तरफ मॉलिक्यूल के हिस्से सेम थे। सेंटर ऑफ सिमेट्री में इक्वल डिस्टेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेंटर से जाने पे अगर सिमिलर ग्रुप्स आ गए तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप नोटिस करो, कैन सेंटर ऑफ सिमेट्री लाइक पॉइंट मिरर एट सेंटर मान सकता हूं जी। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है अगर आप ये मान के चलो कि सेंटर पॉइंट पे एक मिरर पड़ा है। मान लो ये मिरर होता तो इसको अपनी इमेज क्या नजर आती, ये, इसको अपनी फोटो ये दिखती, इसको अपनी इमेज कहां नजर आती, यहां, इसको अपनी इमेज कहां नजर आती, यहां। तो ठीक है, ऐसे लग रहा है कि ऐसे पॉइंट ही मिरर का काम कर रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाज लाइक अ मिरर प्लेन, point of symmetry is like a point mirror, that is very important, but point mirror particularly at center only, और कहीं नहीं। ये वाला पॉइंट आपका मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। अगर इसने ऐसा कर दिया, मान लो यहाँ पे CH3 ना होता, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे CH3 गायब कर जाता,
तो फर्क आ जाता है जी, उधर को CH3 इधर को CH3 नहीं है, फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होता। मुझे हर ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे एग्जैक्टली एक जैसी चीजें चाहिए। अगर एक भी जगह गड़बड़ हो गई तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर सब जगह वो चीज वैलिड रही तभी वो सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉइंट मिरर वाला पॉइंट होगा। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गया जी। क्लियर है जी बात। थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे आते हैं जी। थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है जी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिक्स का सी पार्ट है जी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं बोल दिया करूंगा जी एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस। ये क्या है जी? एनी एक्सिस इन मॉलिक्यूल, अच्छा एनी एक्सिस थ्रू मॉलिक्यूल ठीक है जी, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू मॉलिक्यूल, ठीक है जी, ऑन लेट्स से रोटेशन ऑन विच बाय पर्टिकुलर एंगल थीटा। ठीक है, रोटेशन ऑन विच बाय पर्टिकुलर एंगल थीटा, comma we get the similar arrangement of molecule। कोई भी ऐसी एक्सिस जो मॉलिक्यूल्स में से पास हो रही है और जिस एक्सिस के ऊपर घुमाने से एक जैसा अरेंजमेंट रिपीट हो जाए एक पर्टिकुलर एंगल के बाद, उसको बोलते हैं जी क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोबारा, कोई मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करें और किसी एंगल पे घुमाने के बाद वो ओरिजिनल अरेंजमेंट दोबारा से अचीव कर ले, तो उस एक्सिस का नाम होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगेन एग्जांपल समझो जी। सपोज करो मैंने अभी ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल लिया और यहां पे इसके लेट से यहां पे लगा है CH3 और यहां भी लगा है CH3। एक बात तो क्लियर है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब CH3 एक डाउन साइड था और एक अप साइड था, ऐसे दिखाने का मतलब होता है अप अप, नीचे को दिखाया तो डाउन। अरेंजमेंट भी दिखा रहे हैं ना साथ में, अप एंड डाउन वाला। तो अरेंजमेंट की तो बात हो रही है सारी स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स तो होते ही अरेंजमेंट वाले इंपॉर्टेंट है जी। तो मान लो ये CH3 ऊपर, ये CH3 भी ऊपर, ऐसे है जी। ठीक है, ऐसे एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल माना। अब मान लो एक इस सेंटर से पास करते हुए मैंने एक एक्सिस मान ली, ये परपेंडिकुलरली ऐसे, एक्चुअल में ऐसे है तो हल्की से ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे है, कमिंग टूवर्ड्स यू। इस एक्सिस के अक्रॉस मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है जी, अगर मैं लेट्स से ऐसे घुमा रहा हूं मॉलिक्यूल को, अगर 90 डिग्री रोटेशन करी, अगर 90 डिग्री रोटेशन करी तो ऐसे बन जाएगा। कैसे? ये ऐसे घूम जाएगा पूरा, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं जी। ये मेरी एक्सिस थी, इस रिंग को घुमा के आप यहां ले आए तो ये कार्बन यहां चला गया, ये कार्बन यहां चला गया। सो टेक्निकली कहीं ना कहीं यहां पे CH3 आ गया, यहां पे CH3 आ गया, ऐसे हुआ जी। 90 डिग्री का रोटेशन ऐसे हो गया जी। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया। अब अगर मैंने इसको 90 डिग्री फर्दर रोटेट करा जी, फर्दर 90 डिग्री रोटेट, अगर फर्दर 90 डिग्री रोटेट करा तो कर करा के आपका ये बन गया जी। कैसे? इसको घुमा के फिर से ऐसे करा तो ये बन गया, एक्सिस अभी भी वही है परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग ये रिंग को घुमा रहे हैं जी, ये घुमा, घूम के फिर ये बन गया जी। तो अगर आप चेक करो, यहां से यहां कितने की रोटेशन है? 180 डिग्री रोटेशन। और आपको नोटिस नहीं हो रहा कि ये अरेंजमेंट और वो अरेंजमेंट तो सेम है जी। 180 डिग्री रोटेशन
gives similar arrangement। तो यहां पे जो ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये हमारी एओएस है जी। एओएस मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारी क्या है जी? एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। नाउ इंपॉर्टेंट, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कुछ नाम होता है जी। वो क्या? दिस विल बी कॉल्ड एज, लेट्स से, इफ थीटा इज इक्वल टू, ऐसे बोलो जी, इफ लेट्स से एन फोल्ड एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको? एन फोल्ड एक्सिस। एन फोल्ड एक्सिस वेयर n is equal to 360 by theta। जितने एंगल से घुमा के वो सेम अरेंजमेंट रिपीट मारता है, उस एंगल को अगर 360 से डिवाइड कर दूं तो एक नंबर आएगा, उतने नंबर वाली एक्सेस बोलते हैं, उतने फोल्ड वाली एक्सेस। तो इसका मतलब ये वाली एक्सेस, इसका मतलब यहाँ पे जो ये एओएस थी, ये कौन सी होगी जी? n इज इक्वल टू क्या आ गया? 360 बाय 180 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो भैया ये टू फोल्ड एक्सेस है। ये वाली एक्सेस कौन सी एक्सेस है? टू फोल्ड एक्सेस। वहां से निकाल लिया। 180 डिग्री के बाद सेम अरेंजमेंट रिपीट हुआ था, 360 को 180 से कर दिया, रेशो ले लिया, आ गया 2, तो वो टू फोल्ड एक्सेस कहलाएगी। इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री एओएस को सीएन एक्सेस भी बोलते हैं। जहां पे एन यही है जी, तो इसको टू फोल्ड एक्सेस या C2 एक्सेस बोलते हैं। कौन सी एक्सेस? C2 एक्सेस, टू फोल्ड एक्सेस या C2 एक्सेस। जो भी वो n था उसको C के पैर में डाल देते हैं और एक्सेस बोल देते हैं जी। तो ये है जी क्या? हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो अगेन ये तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। पहला क्या था? POS, फुल फॉर्म क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो क्या था? ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को काटता हुआ जाए दो बराबर हिस्सों में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में POS की जरूरत पड़ेगी जी। दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या था? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि बॉडी के सेंटर पे होता है और जिसमें अगर हम एक पॉइंट वाला मिरर मान लें तो उसके जैसा अगर कोई पॉइंट एक्ट करे तो उसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री मानते हैं। तीसरा आ गया जी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इजी है, सिर्फ घुमा के अरेंजमेंट सेम कराना है। अगर घुमा के अरेंजमेंट सेम हो गया तो जितने एंगल पे घुमा उसको 360 से डिवाइड कर दो, उतने फोल्ड की एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कहलाती है। एक एलिमेंट और है जी, डी पार्ट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअल में दो तरह की होती है, एक CN एक्सिस और एक SN एक्सिस। वो जो नेक्स्ट वाली एक्सिस है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा जी, आज हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स इंट्रोड्यूस करा है। आज जितने भी हमने 5-6 पॉइंट्स करे हैं, ये सब पॉइंट्स एकदम एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाने हैं जी। ऑर्गेनिक की कहानी ही ऐसी है। जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया करते हैं, याद है जी, रिएक्शन मैकेनिज्म्स वाला पार्ट, उसमें हम अफेक्ट्स करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, हाइब्रिडाइजेशंस, वो स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में सब एक बार में ही लग जाती हैं। तो पहले पॉइंट्स बिल्ड करते हैं, फिर उनको मर्ज करके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं जी। तो अभी तो हमने बिल्ड करने स्टार्ट करे हैं जी, अभी आगे आगे और बिल्ड करना है जी, फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स के अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है जी, टर्म्स भी हैं, मजेदार टर्म्स हैं जी। सो आज यहाँ पे रुकते हैं जी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे जो भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ साथ साथ रिवाइज करने हैं। ठीक है, और हमने क्या फंडा सीखा हुआ है? रिवाइज करने का मतलब सिर्फ गो थ्रू करना नहीं होता। रिवाइज करने का मतलब प्रॉपर जो चीज लर्न करने वाली है उसको अच्छे से लर्न करो। ठीक है बेटा, जितना एनर्जी के साथ काम करोगे ना, उतना बाद में एनर्जी कम लगानी पड़ेगी एग्जाम के टाइम। तो अभी से एनर्जेटिकली काम करो। ठीक है, जितना मर्जी लॉकडाउन है, जो मर्जी है, अपना रूटीन बनाने की कोशिश करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कैन अग्री, उसमें मैं डिसअग्री नहीं कर रहा। लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि घर पे एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा रहता है, बट फिर भी कोशिश करो जितना डिसिप्लिन आप अपने आप को कर सको करो। ठीक है जी, बाकी जहां मेरी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है बेटा जी, सो ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं जी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।